तो एक बार फिर से वेलकम है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है इजी टू लर्न। पिछले टॉपिक तक हमने बात की थी हमारे 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में जो कि हेनरी फ्योल ने दी है। अगर अभी तक आपने वो चेक नहीं किए, ज़रा ऊपर देखो, थोड़ा सा आई बटन दिखा होगा, उसे क्लिक करो। उसके अंदर मैंने 14 प्रिंसिपल्स का लिंक दिया हुआ है, जाके अभी चेक करो और वो पढ़ के आओ, क्योंकि जब तक वो नहीं पढ़ोगे ना आज का टॉपिक जल्दी से समझ नहीं आएगा। समझ तो आ जाएगा, जल्दी से समझ नहीं आएगा। तो आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे वो है इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, कि उनके क्या सिग्निफिकेंस है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। फर्स्ट इंपॉर्टेंस है जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है उनका है कि प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विद यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी। इसका क्या मतलब हुआ कि जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है ना वो मैनेजर को एक रास्ता प्रोवाइड करते हैं, एक वे प्रोवाइड करते हैं। वे उसका क्या फ़ायदा है, वो हेल्प करेगा कि कोई भी एक्शन एक ऑर्गेनाइजेशन में लेना है ना तो इन प्रिंसिपल के बेसिस पे लिया जाए, जिसकी वजह से जो रिजल्ट्स आएंगे वो काफ़ी बेटर आएंगे और जो फर्दर मतलब कि यानी कि प्रिडिक्शंस है वो बढ़ जाती है कि अगर हम पर्टिकुलर सिचुएशन में कोई प्रिंसिपल अप्लाई करें तो इसका क्या रिजल्ट आएगा। यानी कि ये इंसाइट एक डायरेक्शन दिखाती है, ये एक डायरेक्शन दिखाती है मैनेजर्स को कि आप इस पाथ पे चलो। प्रिंसिपल्स क्या दिखाती है, डायरेक्शंस। अब जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन में सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन वाला प्रिंसिपल फॉलो हो रहा है। अब उसे फॉलो करने से क्या हेल्प होगी, क्या डायरेक्शन मिलेगी एक मैनेजर को। वो क्या करेगा, जो अनइम्पोर्टेंट वर्क है वो तो देगा अपने सबॉर्डिनेट्स को, और जो इम्पोर्टेंट वर्क है वो सीनियर रखेगा अपने पास, ताकि क्या हो कि जो मेंटल एक्सरसाइज वाला काम है वो तो करे सीनियर, और जो अनवांटेड यानी कि अनइम्पोर्टेंट, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्ट तो करेगा पर इतना हाई लेवल पे नहीं करेगा, वो तो सबॉर्डिनेट्स को। इससे क्या होगा, सबॉर्डिनेट्स भी मोटिवेट होंगे कि हमें भी काम दिया जा रहा है, और सीनियर्स भी अपना सेट कर पाएंगे कि एक पर्टिकुलर काम में दिमाग लगाना है, ज़्यादा इतना सारा काम नहीं करना, बस एक स्पेसिफिक काम करना है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंस है। तो प्रिंसिपल इसलिए ज़रूरी है ऑर्गेनाइजेशन में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस की बात करते हैं, ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज। ये ऐसी इंपॉर्टेंस है जो नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे सबकी इंपॉर्टेंस बनेगी है, तो इससे तो आप घोल के भी जाओ। ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज का मतलब क्या है कि यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन में रिसोर्सेज अवेलेबल है उसका ऑप्टिममली यूज होना चाहिए, यानी कि कोई भी वेस्टेज नहीं होनी चाहिए। जितने रिसोर्सेज हैं उसको 100% यूज़ करना है, 1% भी वेस्ट नहीं करना, ताकि कॉस्ट बढ़े ना और हमें बेनिफिट ज़्यादा मिले। तो ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज में क्या, अब एक ऑर्गेनाइजेशन में दो टाइप के रिसोर्सेज होते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज, मटेरियल रिसोर्सेज। अब ये दोनों रिसोर्सेज ही हर कंपनी में लिमिटेड होते हैं। ये रिसोर्सेज अनलिमिटेड नहीं है कि कितने भी क्वांटिटी में अवेलेबल नहीं है, एक स्पेसिफिक क्वांटिटी में अवेलेबल है, तो इनका ऑप्टिमम यूज़ होना ज़रूरी है। अगर हम वेस्टेज करेंगे तो फिर एक ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स इजीली अचीव नहीं कर पाएगी। तो अब देखो प्रिंसिपल का अप्लाई करके ऑप्टिमम यूज़ कैसे हो सकता है रिसोर्सेज का। एग्जाम्पल लेके चलते हैं। हमने पढ़ा था डिवीज़न ऑफ वर्क, जो फर्स्ट प्रिंसिपल था हमारा, डिवीज़न ऑफ वर्क। उस प्रिंसिपल हमने बात की थी कि हर काम को बांट दो छोटे छोटे पीसेस में, और वो एक पीस एक पर्सन को दो, ताकि वो जब भी बार बार काम करेगा उस फील्ड में स्पेशलाइज बनता जाएगा। तो वो प्रिंसिपल अप्लाई करने से ऑप्टिमम कैसे होगा यूज़। तो अब देखो कि जो पर्सन कैप बनाएगा वो बार बार कैप ही बनाएगा। ऐसा नहीं है कि एक पर्सन को दे दिया कि मार्कर बनाना पूरा। तो उस केस में क्या होगा, हर पर्सन जितने भी 50% लगाया है तो 50 के 50 मार्कर्स बनाएंगे, तो उसमें क्या हो रहा है, डुप्लीकेशन हो रहे हैं एफर्ट्स की, जिसकी वजह से कॉस्ट बढ़ेगी। जो कैप बनाएगा उसके लिए परचेज वो सारी वही करेगा, जो कवर बनाएगा उसकी परचेज, मतलब हर काम 4 बार होगा, कैप बनाने के लिए, कवर बनाने के लिए, रिफिल बनाने के लिए और असेंबल। तो हर काम 4 बार होगा, जिसकी वजह से रिसोर्सेज ज़्यादा लगेंगे और कॉस्ट बढ़ेगी। इसलिए प्रिंसिपल्स को अप्लाई करो ताकि ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज हो सके। बस यही है हमारा प्रिंसिपल इम्पोर्टेंस सेकंड। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट इम्पोर्टेंस। हमारी थर्ड इम्पोर्टेंस है साइंटिफिक डिसीजन। साइंटिफिक डिसीजन का मतलब है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में बैलेंस्ड डिसीजन लिए जाने चाहिए।
यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे डिसीजन लिए जाने चाहिए जो बैलेंस करे हर सिचुएशन को और हर वक्त प्रॉपरली हो सके। तो बैलेंस डिसीजन यहाँ कौन से लेने चाहिए, मतलब कैसे डिसीजन, उसकी क्वालिटीज़ क्या हो सकती है। डिसीजन वैसे होने चाहिए जो कि जस्टिफाइएबल हो, यानी कि अगर किसी गोल को अचीव करना है तो उससे रिलेटेड जो भी डिसीजन लिया वो उस गोल को अचीव करने के लिए जस्टिफाई करे, वो रियलिस्टिक होने चाहिए, टाइमली होने चाहिए। मतलब ऐसे डिसीजन लो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो जस्टिफाइएबल हो, रियलिस्टिक हो, जजमेंट उसकी की जा सके आराम से, और वो फैक्ट्स पे बेसिस हो, फैक्ट्स एंड फिगर्स उनके जो प्रूव करे कि हाँ डिसीजन बेटर लिया गया है, वो फैक्ट्स के बेसिस पे लिए जाने चाहिए। तो ये तो होगी डिसीजन की क्वालिटी कि हर ऑर्गेनाइजेशन में इन क्वालिटीज़ को ध्यान में रख के डिसीजन लिए जाने चाहिए। अब प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस कैसे बनती है। अब जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो हेनरी फ्यूल ने दी है, FW टेलर ने दी है, जब उनको हम अप्लाई करते हैं ना तो साइंटिफिक डिसीजन लिए जाते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, कि जब भी उन प्रिंसिपल को अप्लाई करते हैं तो बायसनेस ज़ीरो हो जाती है। यानी कि जब उनको अप्लाई करते हैं तो बायसनेस खत्म हो जाती है और उनकी जो जजमेंट होती है ऑब्जेक्टिव असेसमेंट के बेसिस पर कोई भी एक्शन लिया जाता है। तो जिसकी वजह से ये इंपॉर्टेंस बनती है कि अगर हम प्रिंसिपल को अप्लाई करेंगे तो बेटर डिसीजन ले पाएंगे और एक ऑर्गेनाइजेशन में सारे काम बैलेंस तरीके से हो पाएंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस की बात करते हैं। इंपॉर्टेंस है मीटिंग चेंजिंग एनवायरनमेंट रिक्वायरमेंट, यानी कि जो एनवायरनमेंट के अंदर चेंजेस आ रहे हैं उनको अडेप्ट करने के लिए प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ज़रूरी है। यानी कि जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है वो हेल्प करते हैं कि चेंजिंग एनवायरनमेंट को मीट कर सके, यानी जो भी एनवायरनमेंट में चेंजेस आ रहे हैं उनको अडेप्ट करने के लिए प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हेल्प करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर को। अब वो कैसे हेल्प करते हैं कि अगर एनवायरनमेंट में कोई भी चेंजेस आ रहे हैं जो पहले नहीं था, उसको अडेप्ट करने के लिए अगर प्रिंसिपल्स को हमें चेंज करना पड़े तो इजीली कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल्स आर फ्लेक्सिबल, जो हम इसके फीचर्स में पढ़ेंगे। प्रिंसिपल फ्लेक्सिबल होते हैं, कंटीजेंट होते हैं। फ्लेक्सिबल का मतलब कि अगर कोई भी मॉडिफिकेशन चाहिए तो ला सकते हैं, और कंटीजेंट का मतलब कि एक सिचुएशन के अंदर इस प्रिंसिपल का अप्लाई नहीं हो रहा लेकिन पहले कभी अप्लाई किया होगा तो तब हुआ होगा, तो उसको चेंज करने के लिए, यानी कि आज नहीं हो रहा तो ज़रूरी नहीं है कि उन्हें लगाने पड़ेंगे, यानी कि रिजिड्स नहीं है। यानी कि जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है वो रिजिड नहीं है, और जैसे एनवायरनमेंट चेंज होता है उसके अकॉर्डिंग हमें प्रिंसिपल्स को चेंज करना पड़ता है। इसलिए प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट ज़रूरी है ताकि एनवायरनमेंट को अडेप्ट कर सके। बस यही है हमारी फोर्थ इंपॉर्टेंस। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंस, फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की क्या इंपॉर्टेंस बनती है कि जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि सोसाइटी जिससे वो रिसोर्सेज लेती है। दो टाइप के रिसोर्सेज होते हैं, मटेरियल रिसोर्सेज और ह्यूमन रिसोर्सेज। बेसिकली 4 है, 4M, मैन, मनी, मटेरियल, मशीन। तो ये सारे रिसोर्सेज किससे मिलते हैं? सोसाइटी से मिलते हैं। तो बदले में मैनेजर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जिस सोसाइटी से उसने रिसोर्सेज लिए हैं बदले में उनकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है फुलफिल करे। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो सकती है कि फ्री पोल्यूशन, यानी कि एनवायरनमेंट फ्री पोल्यूशन एनवायरनमेंट प्रोवाइड करे, मतलब कोई भी पोल्यूशन वगैरह ना हो, डिस्पेंसरी ओपन करवा दे, स्कूल ओपन करवा दे, लाइब्रेरी ओपन करवा दे। तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बनती है? मैनेजर की टुवर्ड्स द सोसाइटी, क्योंकि उसने रिसोर्सेज लिए सोसाइटी से, बदले में कुछ देना भी पड़ेगा, तो ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि फेयर प्राइसेस पे गुड्स उनको प्रोवाइड करे और क्वालिटी प्रोडक्ट, जिसकी वजह से क्या होगा, जो सोसाइटी से रिसोर्सेज लिए हैं बदले में उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैनेजर की सोसाइटी के टुवर्ड वो भी फुलफिल कर रहे हैं। तो अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल कैसे होती है? जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है, यानी कि जो प्रिंसिपल जनरल गाइडलाइंस हैं उनके बेसिस पर मैनेजर अप्लाई करता है सोसाइटी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करने के लिए। तो इसलिए जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो ज़रूरी है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ताकि वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल कर सके। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की 6th इंपॉर्टेंस है मैनेजमेंट, ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च।
मैनेजमेंट हेल्प्स इन ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च। इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है वो हेल्प करते हैं जब भी ट्रेनिंग हो किसी भी चीज़ की, उसमें कैसे अप्लाई किए जाए ताकि ट्रेनिंग बेस्ट मेथड से ली जाए जो भी कैंडिडेट्स हैं उनकी, और वो एजुकेशन में प्रोवाइड करती है। अब जैसे आपने सुना होगा कि MBA है, BBA है, इनके लिए एंट्रेंस टेस्ट होते हैं। सबको पता है एंट्रेंस टेस्ट MBA के लिए होता है कैट, इसके बिना MBA में एंट्री नहीं मिल सकती। तो ये जो भी एंट्रेंस टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट है, वो किस बेसिस पे बनाए गए हैं? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए कि कैसे, किस तरह से ये एप्टीट्यूड टेस्ट किस लेवल का बनना चाहिए, वो सब के कौन हेल्प करता है? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तीसरा है रिसर्च में हेल्प करता है कि मतलब आगे किस टाइप के प्रिंसिपल्स और डेवलप किए जाए ताकि और बेटर परफॉर्मेंस आ सके एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो बस इसलिए कहा गया है कि मैनेजमेंट, ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च, यानी कि तीनों फील्ड में अगर और एक्सप्लोर करना है, तीनों फील्ड में अगर और एक्सप्लोर करना है तो जो एग्जिस्टिंग प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है, हेनरी फ्योल और FW टेलर ने दिए हुए हैं, उनको अप्लाई करो ताकि और बेटर प्रिंसिपल्स निकल सकें। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसके फीचर्स के बारे में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल ईजी टू लर्न के लिए, ईजी टू लर्न को। और आने वाली अपडेट्स के लिए मेरे चैनल के बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको नोटिफिकेशन बार में पहले ही मिल जाए। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।